गो। मैं टीचर हूं, मेरी सुनो, ठीक है, लेट्स गो। रिकॉर्डिंग शुरू कर, कमी कर थोड़ा। हेलो, हाँ ठीक है, फाइन, रिकॉर्डिंग शुरू कर, आ जाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो मैं आज चैप्टर कंप्लीट कर दूं और फिर चैप्टर के एंड में आज हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमारा टारगेट पहले आज चैप्टर खत्म करना है किसी भी हालत में। वी आर 1 डे अहेड, जिस दिन बोनस खत्म होना चाहिए था उसके हिसाब से। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बोला था कि ऑडिटेड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो बैंक के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के, तो उसको आपने ट्रू एंड फेयर अज्यूम कर लेना चाहिए। क्या अज्यूम कर लेना चाहिए? ट्रू एंड फेयर। ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसको ट्रू एंड फेयर अज्यूम नहीं कर रहे हो तो यह गलती हो जाएगी, बिकॉज वो ऑडिटेड है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किए हैं। क्लियर है? कल मैं जब ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा था, बहुत सारे बच्चों ने उसको ऑडिट का डेमो मान लिया, लेकिन ऑडिट का डेमो मानो ना मानो, एक चीज मानना कि आपको ऑडिटेड अकाउंट जो है उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करना जरूरी है। भले ही ऑडिटेड अकाउंट के अंदर थोड़ा बहुत कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट एक्सेप्ट द सेम। एक बार ऑडिटेड है मतलब वो फाइनलाइज्ड है। कल मैंने उसके साइड में नोट लिखवा के दिया है क्या आपको, फाइनलाइजेशन के ऑडिट के बारे में? लिख लो, एक सेंटेंस आज लिख लो, फाइनल वाला लिखा। आ जाओ बड़ा, और चार्ट भी ड्रॉ कर लिया ना बड़ा? कल चार्ट ड्रॉ किया ना, ऑडिट कहा है ना? चलो ड्रॉ, एक नोट लिखना, साइड में लिखना, एनी अकाउंट्स ऑफ एनी अंडरटेकिंग, any accounts of any undertaking, any accounts of any undertaking which are audited, any accounts of any undertaking which are audited shall be assumed to be correct, shall be assumed to be correct, shall be assumed to be correct, and shall be accepted as it is, and shall be accepted as it is, shall be assumed to be correct and shall be accepted as it is। ठीक है, फुल स्टॉप। अब आ जाओ नीचे, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। अब उसके ऊपर आपको एक थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग दिखेगा, वो हेडिंग है अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स बीइंग क्या बोले बाद से कॉर्पोरेशन। इसके अंदर भी सेम ही चीज लिखी है। कल मैंने आपको जो चार्ट ड्रॉ करके दिया उसमें मैंने 3 अंडरटेकिंग लिए थे। पहला मैंने लिया था बैंक्स, दूसरा मैंने लिया था अदर कंपनीज, और तीसरा लिया था कॉर्पोरेशन। तो मैंने कल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी इसी फॉर्मेट में नोट लिखवा के दिया है। अब कॉर्पोरेशन को एक काम करते हैं, पहले थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं जो जो चीजें जरूरी है, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। सबसे पहला, एनी डिस्प्यूट। मुझे एक बात बताओ, पीएफ एक्ट में और बोनस एक्ट में डिस्प्यूट सिर्फ 2 ही बारे में हो सकता है, कौन कौन सी चीजें? एप्लीकेबिलिटी और क्या लिख बारे से अमाउंट। सो वहां पे डिस्प्यूट सर्कल करो और साइड में लिखो एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट, एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट, एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट। लिख लिया सबने? हाँ ना? डिमांड फॉर अकाउंट्स, उसके बाद में अंडर सेक्शन 22 बिटवीन एन एम्प्लॉयर नॉट बीइंग अ कंपनी, कॉर्पोरेशन एंड एम्प्लॉय शॉल बी रेफर्ड टू, किसको लिख बाजू से? अथॉरिटी। और अथॉरिटी का मतलब है आर्बिट्रेटर या क्या लिख बाजू से? ट्रिब्यूनल। कल ही हमने ऑलरेडी देखा था, हाँ ना? चलो नीचे, whenever required by authority, the employer shall produce its duly audited financial statement। जब जब जरूरी है, जब बुलाए है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूरेसी, जो भी अकाउंट्स ऑडिटेड दिए हैं वो प्रिज्यूम क्या किए जाएंगे कि वो क्या है बोले बाद से? एक्यूरेट। ये भी हमने कल देखा ही था, हाँ ना? नीचे, इफ द अथॉरिटी फाइंड्स दैट द अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर आर नॉट बीन ऑडिटेड, अगर वो ऑडिटेड नहीं है, देन इट कैन आस्क द एम्प्लॉयर टू गेट इट अकाउंट्स ऑडिटेड। मतलब अगर उसके अथॉरिटी को दिखा, ट्रिब्यूनल को दिखा कि इसके अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक नहीं किए हैं, तो ऑर्डर पास कर सकते कि पहले इन अकाउंट्स को ऑडिट करवा के लाओ। क्या करवा के लाओ एक बार? ऑडिट। तो साइड में लिखो, इफ द अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड, आ जाओ बड़ा, इफ द अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड then the tribunal can demand the audit of the same. If accounts are not audited, then tribunal can demand audit of the same. If accounts are not audited, then tribunal can demand audit of the same. If accounts are not audited, then tribunal can demand audit of the same. 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 Then tribunal can demand aud
ठीक है, नीचे मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, every employer shall prepare and maintain such a register record and other document in such a manner and in such a form as may be क्या बोले एक बार जो से prescribed. Rule 4 of the payment of bonus rule prescribe 3 kinds of registers to be maintained. कितने kinds के रजिस्टर मेंटेन करने बेटा? 3. सबसे पहला अलोकेबल सरप्लस का एक रजिस्टर मेंटेन करो. नाउ मुझे एक बार इक्वेशन बताओ, अलोकेबल सरप्लस मतलब क्या होता है? काय में से निकलता है अलोकेबल सरप्लस? कौन से सरप्लस से आता है? अवेलेबल सरप्लस. अवेलेबल सरप्लस का कितना परसेंट? 60 या 67. वो भी अंडरटेकिंग वाइज हमने डिवाइड किया था, याद है? नॉर्मल कंपनी के लिए 67 और उधर अदर नॉर्मल कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, याद आया? एनजीओ वगैरह, और जो नॉर्मल है उधर उस साइड 60 दिया था, याद है सबको? हाँ है ना? चलो नीचे द सेट ऑन और सेट ऑफ ऑफ अलोकेबल सरप्लस. मुझे एक बात बताओ, हमने सेट ऑन सेट ऑफ स्टेटमेंट बनाया है क्या? यस और नो? उसके बाद में तीसरा द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बोनस टू ईच एम्प्लॉय, इसका भी एक स्टेटमेंट मेंटेन करके रखो कि कितना आपने बोनस दिया है अब तक. फुल स्टॉप. चलिए नीचे अब देखो सिचुएशन क्या है, ध्यान देना. ओके, मुझे एक बात बताओ, बोनस एक्ट में डिस्प्यूट किस बारे में हो सकता है? बोनस एक्ट के अंदर डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट हो सकता है 2 प्रॉब्लम्स के अंदर. सबसे पहला क्या है बोले एक बार उसे? एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा क्या है बोले एक बार उसे? अमाउंट. नाउ ये डिस्प्यूट है तो उन्होंने क्या बोला है, किसको अप्लाई करना है बेटा? ढूंढो एक बार, किसको अप्लाई करना है? अप्लाई किसको करना है? एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से वहां 2 लोगों के नाम दिए हैं. किस किस के नाम दिए हैं? अप्लाई टू आइदर आर्बिट्रेटर, या क्या बोले बाद उसे? ट्रिब्यूनल. नाउ मुझे एक बात बताओ, आर्बिट्रेटर और ट्रिब्यूनल को अकाउंट्स ऑडिटेड चाहिए या अनऑडिटेड चाहिए? कैसे अकाउंट्स चाहिए? ऑडिटेड. तो ये दोनों के दोनों लोग कैन डिमांड अकाउंट्स. डिमांड का बाद उसे अकाउंट्स. और अकाउंट्स हमेशा, अब देखो अकाउंट्स 2 टाइप के मिल सकते हैं. एक तो अकाउंट्स आपको कैसे मिल सकते हैं? ऑडिटेड, या फिर आपको अकाउंट्स क्या मिल सकते हैं? अनऑडिटेड. नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अकाउंट्स ऑडिटेड मिले तो आप करेक्टनेस के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो क्या? नहीं. तो आपको प्रिज्यूम करना है. आपको क्या करना है? प्रिज्यूम टू बी क्या बोले एक बार उसे? करेक्ट. क्या है ये बोले एक बार उसे? करेक्ट. लेकिन अगर अकाउंट्स अनऑडिटेड है तो आप क्या कर सकते हो? अगर अकाउंट्स अनऑडिटेड है क्या कर सकते हो? अभी लिखवा के दिया ना मैंने, क्या कर सकते हो? यू कैन डिमांड द ऑडिट. यू कैन डिमांड क्या बाद उसे? ऑडिट. नाउ मुझे एक बात बताओ, ऑडिट का मतलब क्या होगा? चेकिंग करना, इंस्पेक्शन करना. नाउ फॉर द पर्पस मैं लिख सकता हूं इन सच अ केस इट विल बी इंस्पेक्टेड. इट विल बी क्या बाद उसे? इंस्पेक्टेड. नाउ आप इंस्पेक्शन में क्या क्या करोगे वो पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं. देखो मैंने ऊपर के नियरली सभी पैरामीटर्स को एक साथ बांध दिया है, सभी पैरामीटर्स को एक साथ ले लिया. पहले तो ऑडिट अकाउंट्स को लिया, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, और फिर उसके बाद में आपको करना है इंस्पेक्शन. लेकिन एक चीज जो आप डिमांड कर रहे हो अकाउंट्स, वो अकाउंट्स में कितने टाइप के रजिस्टर है? बोलो एक बार जोर से बोलो, कितने टाइप के रजिस्टर है? 3. सबसे पहला फॉर्म नंबर कौन सा है? ए. फॉर्म ए में कौन सा रजिस्टर है? जोर से बोलो कौन सा है? अलोकेबल सरप्लस. अलोकेबल सरप्लस. ठीक है. फॉर्म नंबर बी में कौन सा रजिस्टर है? सेट ऑन, और क्या लिख बाद उससे? सेट ऑफ. सेट ऑन ऑब्लिक सेट ऑफ. फॉर्म नंबर सी में कौन सा रजिस्टर है? हाँ, अमाउंट ऑफ बोनस. कितना बोनस पे किया कौन से एम्प्लॉय को, और इसी के इंस्पेक्शन, इसी के ऑडिट के बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लियर है आंसर? अब देखो हम इंस्पेक्शन में क्या क्या करते हैं वो पढ़ के चीजें एडअप कर देंगे तो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ ध्यान दो. लेट्स गो. सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस बंदे को एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट करना चाहे कैन अपॉइंट एज ए इंस्पेक्टर. ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है. यहां अपॉइंट को अंडरलाइन कर देना. ठीक है, जो भी उनको सही लगता है उसको इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे. मुझे एक बात बताओ, इंस्पेक्टर कभी सुना है क्या आपने? कौन इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट होता है नॉर्मली? कौन कौन हो सकता है? सीबीआई सुना है कभी? सीबीआई, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मली एज ए इंस्पेक्शन अथॉरिटी वर्क करती है. कभी एसएफआईओ सुना है क्या? एसएफआईओ
मेरे पीछे बोलना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, बोलो क्या बोलना है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नॉर्मली जब कभी भी कंपनी लॉ मैटर्स में कोई तकलीफ होती है ना, तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन दिए हैं इसके लिए 211 एंड 212, जिसके अंदर हम अपॉइंट कर सकते हैं बेटा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। कंपनी और अलाइड लॉ के अंदर कोई भी इंस्पेक्शन करना रहा तो ये बेस्ट अथॉरिटी मानी जाती है, एक तो सीबीआई नहीं तो एसएफआईओ, सीबीआई नहीं तो कौन बोले बाद उसे, एसएफआईओ। क्लियर है? अब इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर को जो उनको सही लगे। अब हो सकता है वो सीबीआई का हो सकता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एसएफआईओ के ऑफिसर को अपॉइंट करे, या हो सकता है किसी भी प्राइवेटाइज्ड ऑफिसर को भी अपॉइंट कर ले, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी सीएस को या किसी को भी। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीबीआई या एसएफआईओ ही चाहिए, लेकिन 99% केसेस में सीबीआई या एसएफआईओ ही होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? तो साइड में लिख के रखो, नॉर्मली सीबीआई और एसएफआईओ, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सीबीआई और SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SFIO। लिख लिया सबने? हाँ ना? अगला, एन इंस्पेक्टर thus appoint as the following powers require an employer to furnish such a information as he may consider, क्या बोले बाद उसे, necessary। फर्निश द इंफॉर्मेशन, जो जो जरूरी है वो एम्प्लॉयर से क्या मांग सकता है, इंफॉर्मेशन। इसको मार्क करो बेटा पॉइंट नंबर 1, डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन। साइड में उसके मार्क करो पॉइंट 1। ठीक है? उसके बाद में मुझे एक बात बताओ, इंस्पेक्शन ऑफिसर को एम्प्लॉयर कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा? तो देखो यहां पे एट एनी रीजनेबल टाइम give such a assistance and such a assistance as establishment premises connected therewith and require anyone found in charge thereof to produce before him examination of any books। मतलब ये सेकंड पॉइंट में वो एस्टेब्लिशमेंट में घुस सकता है और पूरे बुक्स के बुक्स डिमांड कर सकता है। ठीक है? अब इंस्पेक्शन ऑफिसर के पावर बेटा यही होते हैं, examine with respect to any matter relevant to any purpose aforesaid the employer, his agent or the servant or any other person whom the inspector has reasonable cause to believe to be have been an employee in the क्या बोले बाजू से, establishment। देखो सिंपल इतना अंडरलाइन करो, examine an employee in a establishment, मतलब वो किसी भी एम्प्लॉय को एस्टेब्लिशमेंट के एग्जामाइन कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज पॉइंट नंबर 3। मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय को एग्जामाइन करना मतलब क्या? एम्प्लॉय को एग्जामाइन करना मतलब क्या? क्या करना? पूछो क्या? अरे तुमने बोलना है क्या करना है, क्या करना चाहिए? अरे तुम बताओ क्या करना चाहिए एग्जामाइन करना मतलब? हाँ, सबसे पहले तो बेटा उसको इंफॉर्मेशन डिमांड करो और उसके बाद में उसको गीता पे हाथ लग के कसम खाने के लिए बोलो। मतलब एग्जामिनेशन ऑन ओथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, चाहिए तो लिख के रखो। एग्जामाइन एम्प्लॉय मीन्स, examine employee means demand information, examine employee means demand information and produce books and take oath। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट हुआ। देखो 3 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट क्या था बेटा, क्या करना है पहले पॉइंट में? डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरे पॉइंट में क्या करना है? प्रीमाइसेस में इंस्पेक्शन। और तीसरे पॉइंट के अंदर क्या करना है? एम्प्लॉय को एग्जामाइन करना है। चौथे पार्ट के अंदर देखो, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स रजिस्टर और अदर, जेरोक्स निकालो बेटा, जेरोक्स। साइड में लिखो जेरोक्स। जो जो भी डॉक्यूमेंट अच्छे लगते हैं उसकी जेरोक्स निकालो। आप निकालते हो नहीं निकालते हो? जेरोक्स नहीं निकालते हो जिंदगी में? एग्जाम के टाइम पे जेब में रखने के लिए रिडक्शन मार मार के। बोलो हाँ, बोलो हाँ, आ जाओ बड़ा। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट, अच्छा, पोजीशन ऑफ इंस्पेक्टर। बेटा ध्यान दो, पोजीशन मतलब समझते हो? इंस्पेक्टर की पोजीशन किस तरीके से है, ध्यान देना। द इंस्पेक्टर विल बी ट्रीटेड एज बेटा पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को सर्कल करना। ठीक है?
और इंस्पेक्टर जिसको भी डिमांड करेगा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो देखो, एनी पर्सन टू हुम इंस्पेक्टर कॉल्स इज लीगली बाउंड टू डू सो। इंस्पेक्टर ने किसी को कॉल किया और उसको कुछ भी बोला, कुछ भी करने को बोला, तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, सब कुछ मतलब जैसे इंफॉर्मेशन देना, बुक्स देना वगैरह, अलग अलग चीजें मत सोचो, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट नंबर हुआ आपका 5th एंड 6th, ठीक है। अगला वाला लिमिटेशन ऑन पावर, कॉन्सोलेट करना अच्छे से। अब ये जो रहा सब्जन साथ में पढ़ेंगे तो काम में आएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में काफी काम की चीज है। रेडी, 1 2 3 बोल का है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 डू नॉट एम्पावर द इंस्पेक्टर टू रिक्वायर अ बैंकिंग कंपनी टू फर्निश और डिस्क्लोज एनी स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन or to produce give inspection of any of its books of accounts or other document which a banking company cannot be compelled to furnish, disclose, produce or give for inspection। देखो सुनो, बैंकिंग कंपनी में ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे रहते हैं, कुछ लोगों के सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पासवर्ड, नेट बैंकिंग के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड रहते हैं। अब इंस्पेक्टर बोलेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड देखने 10 लोगों के या नेट बैंकिंग के पासवर्ड देखने 50 लोगों के, क्या दिखाने चाहिए? क्या दिखाने चाहिए? उसमें से एक आधा अकाउंट तुम्हारा है तो तुमको समझ में आएगा कि जिसका पासवर्ड दे दिया तो क्या होता। तो देखो, बैंकिंग कंपनी में इंस्पेक्टर सिर्फ वही बुक्स डिमांड कर सकता जो सिर्फ बोनस से रिलेटेड है। क्लियर है? बाकी इधर उधर मुंह मत मारना। क्लियर है? जितनी तेरी हाँ उतना ही। क्लियर है सबको? हाँ ना, तो वहां पे साइड में लिखो फॉर बैंकिंग कंपनी, फॉर बैंकिंग कंपनी, फॉर बैंकिंग कंपनी रे, फॉर बैंकिंग कंपनी इंस्पेक्टर कैन डिमांड, मामा कहां से आया? इंस्पेक्टर कैन डिमांड, मामी अभी बुआ फूफा जी भी निकालोगे तुम थोड़ी देर बाद। सो इंस्पेक्टर कैन डिमांड, inspector can demand only the documents which are related to bonus. Inspector can demand only documents which are related to bonus. Only document which are related to bonus. ठीक है? Only document which are related to bonus. ये है पॉइंट नंबर कौन सा बोले एक बार उससे 6, ठीक है। जोर से बोलो, पॉइंट नंबर कौन सा? सॉरी 7। पॉइंट नंबर कौन सा बोले एक बार उससे 7। ये चीज को याद रखना है। अब देखो, ये सातों के सातों पॉइंट उठा के मुझे इंस्पेक्टर के पावर में डालने हैं, तो अब मैं लूंगा इंस्पेक्टर। नाउ इंस्पेक्टर के पावर कौन कौन से है? ऑल 7 पावर्स। मुझे एक एक बताओ बेटा। सबसे पहला क्या है? डिमांड क्या? इंफॉर्मेशन। दूसरा पावर क्या है बेटा? किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाके आप डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हो। वहां दिया है ना साइड में फोटो, देखो उसका, वो एस्टेब्लिशमेंट में घुस के इंस्पेक्शन कर रहा है। सो एंटर इनटू एस्टेब्लिशमेंट, एंटर इनटू एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तीसरा पावर क्या है बेटा? एग्जामाइन एम्प्लॉय, एग्जामाइन एम्प्लॉय। चौथा पावर क्या है? जेरोक्स, मतलब कॉपीज ले लो जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके। उसके बाद में पांचवा पावर क्या है? पब्लिक सर्वेंट बन के घूमो, पब्लिक सर्वेंट बन के घूमो। छठवां पावर क्या है? क्या करना है? कॉल्स फॉर, कॉल, अच्छा सॉरी इंस्पेक्टर कॉल नहीं, सुनो सुनो, अरे सुनो, इसका मतलब है कि कंपनी की ड्यूटी क्या है। जब जब इंस्पेक्टर कॉल करेगा तो कंपनी और एवरी ऑफिसर की ड्यूटी रहेगी कि जो इंस्पेक्टर बोलेगा वो करना पड़ेगा। अब ये इंस्पेक्टर का पावर है। सो इसको आप ऐसे कह सकते हो, ऑर्डर टू एम्प्लॉइज। ऑर्डर टू किसको लिखवा दो? उसे एम्प्लॉय। और सबसे आखिरी, बैंकिंग कंपनी में आप सिर्फ क्या मान सकते हो? डॉक्यूमेंट। लेकिन वो अब मैं इसके अंदर नहीं लूंगा, ये 7वें पॉइंट, इसको मैं 6 पॉइंट तक के रेस्ट्रिक्ट करूंगा। जो बैंकिंग कंपनी का पॉइंट है उसको मैं सेपरेट करूंगा, बिकॉज वो काम का है और वो टोटली अलग है। तो ये पावर आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो इन, अब देखो इसको डिवाइड करता हूं। अब एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट में कितने एस्टेब्लिशमेंट है? 2। सबसे पहला कौन सा है? अदर एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा कौन सा है? बैंक्स। मुझे एक बात बताओ, आप एनी डॉक्यूमेंट मांग सकते हो क्या बैंकिंग कंपनी में?
जोर से बोलो, एनी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो? नहीं। लेकिन अदर एस्टेब्लिशमेंट में आप एनी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो क्या? यस। क्लियर है? और आप बोनस के डॉक्यूमेंट कहां पे इंस्पेक्ट कर सकते हो? अदर एस्टेब्लिशमेंट में भी और बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट में भी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? यहां आपका इंस्पेक्शन का चार्ट कंप्लीट हुआ। देखो पूरा का पूरा खींच के एक सिंपल चार्ट में हमने उसको खत्म कर दिया। सीधी बात, डिस्प्यूट हो सकती है दो पॉइंट के ऊपर। पहला क्या? अप्लीकेबल, और दूसरा क्या लिखा उसे? अमाउंट। फिर आपने पहले चार्ट रिवाइज कर लो, अप्लीकेबिलिटी और क्या लिखा उसे? अमाउंट। आपने अप्लाई किसको करना है? आर्बिट्रेटर, या किसको लिखा उसे? ट्रिब्यूनल। जो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे? अकाउंट। अकाउंट में कितने रजिस्टर है? 3। अलोकेबल सरप्लस, सेट ऑन, सेट ऑफ, बोनस। और फिर वो अकाउंट एक तो ऑडिटेड होंगे, नहीं तो अनऑडिटेड होंगे। ऑडिटेड होंगे तो क्या प्रिज्यूम करना है? अकाउंट्स कैसे है? करेक्ट। लेकिन अगर अनऑडिटेड होंगे तो डिमांड क्या करना है? ऑडिट। फिर करो इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में कितने पॉइंट एक बार सब बोलो। पहला क्या है? डिमांड इंफॉर्मेशन। दूसरा एंटर एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा एग्जामाइनिंग एम्प्लॉय। चौथा जेरोक्स। पांचवा पब्लिक सर्वेंट। छठवा गिव ऑर्डर। और सातवां बैंकिंग कंपनी के केस में आप सिर्फ बोनस के डॉक्यूमेंट मांगो। पूरा इंस्पेक्शन का प्रोसेस इसमें। अब जरा और अच्छे से ध्यान देना, सेम इंस्पेक्शन का प्रोसेस आप पीएफ में भी लगा सकते हो बेटा, एंड सेम इंस्पेक्शन का प्रोसेस ग्रेट्युटी में भी लगेगा। काय में लगेगा? ग्रेट्युटी। जैसे एक बार सोच के देखो, सबसे पहले पीएफ एक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका अमाउंट क्या है? पीएफ एक्ट अगर अप्लाई नहीं हुआ तो डिस्प्यूट। अब यहां पे पीएफ एक्ट के लिए आएगा बेटा सेंट्रल पीएफ कमिश्नर। पीएफ एक्ट में डिस्प्यूट किसके पास जाता है? कमिश्नर के पास जाता है ना। सीपीएफसी में उसको कह सकता हूं होल्ड। ठीक है, सो सीपीएफसी समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नीचे उसमें भी ऑडिटेड और अनऑडिटेड अकाउंट्स ऐसे ही रहेंगे, इंस्पेक्शन की पावर भी ऐसे ही रहेंगे, और बैंक के केस में भी पावर सेम ही रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? अब पीएफ के लिए जहां जहां बोनस है वहां पे पीएफ बोल सकते हो आप। क्लियर है? चलो इस चीज को लिख लो। रिगार्डिंग, मैं ऊपर हेडिंग डालूंगा इंस्पेक्शन प्रोसेस। इंस्पेक्शन प्रोसेस, गो फॉर इट फास्ट।
चलो बेटा, हो गया सबका? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ। कल 11 से 1 कोई क्लास है क्या तुम्हारा? अकाउंट्स का 11 से 1 अकाउंट्स का ब्रदर। हाँ ओके ओके, चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। नेक्स्ट, चलो बेटा ध्यान, इंस्पेक्शन का चार्ट बन गया बेटा सबका? बोलो हाँ, आ जाओ नीचे। उसके बाद में बेटा पेनल्टी, ठीक है? अब अच्छे से ध्यान देना, उसके लिए ऑलरेडी चार्ट बना के देके रखा है मैंने, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? पेन उठाओ, मार्क करना शुरू करो। अ पर्सन शॉल बी लायबल टू पनिशमेंट if he contravenes any of the provision of act or rules framed thereunder। अगर आप किसी भी प्रोविजन को खत्म कर रहे हो या किसी भी रूल को खत्म कर रहे हो, प्रोविजन और रूल दोनों को सर्कल कर रहा, आप प्रोविजन को तोड़ो या आप रूल्स को तोड़ो, या फिर इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस और रिक्विजिशंस अंडर द एक्ट, उसको डायरेक्शन दिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने। अब ये डायरेक्शन को सर्कल करना, ऊपर लिखना डायरेक्शंस बाय एजी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डायरेक्शंस बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉमा ट्रिब्यूनल। अगर इसके डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं कर रहे तो नीचे पनिशमेंट देखो कितना दिया है, इंप्रिजनमेंट अप टू, जोर से बोलो कितना, 6 मंथ, फाइन ऑफ कितना, 1000 है। या तो फिर क्या, बोथ। क्लियर है? ठीक है, आगे। सो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, 6 महीने की जेल है, 1 साल का 1000 का फाइन है, इससे ज्यादा बोनस एक्ट में कोई पेनल्टी नहीं दी है बेटा, ठीक है? नीचे मुझे एक बात बताओ, सुनो, अगर कंपनी ने कोई ऑफेंस किया, मुझे एक बात बताओ, कंपनी अगर ऑफेंस करती है, आप याद है वो केस, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुझे बताओ, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कॉन्ट्रावेंशन किया था? बोलो हाँ है ना? अब जिन्होंने कंपनी लॉ किया है मेरे साथ, उनको ये चीज समझ में आएगी, लेकिन जिन्होंने कंपनी अभी तक नहीं किया है, उनको ये केस कंपनी लॉ में समझ में आएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के अंदर। बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल याद आया कुछ? पर्दा है पर्दे के, समझ में आ रहा है? हाँ ना? चलो, सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में ये केस वापस से एक बार होगा, ठीक है? सो एक चीज याद रखना, अब अगर वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज ने अगर एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री पे केस कर दिया कि हमको बोनस नहीं मिला, अब कहना है से यहां कॉन्ट्रावेंशन कंपनी ने किया है। सबजन दत्ता लक्ष्य देना। सो ऐसे सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेट, अरे हो इट्स ओके, अरे हो रे, अरे किती का काय ओरडू मरशील का काय तिकडे, ठीक है? ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट। अगर अब वर्कमैन ने एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के ऊपर केस कर दिया, तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री को अगर मैं देखूं तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। वो क्या है बोले बाद उसे, आर्टिफिशियल पर्सन। और उस केस लॉ में भी मैंने पर्दा हटा दिया था कंपनी का, कि ये देखने के लिए कि कंपनी कॉन्ट्रावेंशन कर रही है क्या। तो देखो, कंपनी कभी भी अगर कॉन्ट्रावेंशन करेगी तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब मुझे बताओ, कंपनी को आप 6 महीने की जेल दे सकते हो क्या? कंपनी को 6 महीने की जेल दे सकते हो? नहीं। तो अब कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो फिर लायबल कौन रहेगा? डायरेक्टर्स और पर्सन इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट, और कहना है से एचआर वगैरह डायरेक्टर। बोलो हाँ है ना? तो अब देखो, उसी चीज को अंडरलाइन करना है। इन केस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी, then every person who is at the time of committing of offense was in charge and responsible to the company for the conduct of the business shall be deemed to be क्या बोले बाजू से, guilty। उस बंदे को हम क्या कहेंगे बोले बाजू से, guilty of the offense। क्लियर है आंसर? नीचे एग्जामिशन। अब मुझे एक बार बताओ, किसी भी बंदे को आपने पकड़ लिया, उसको आपने बोल दिया तो बोनस एक्ट के अंदर गिल्टी है, उसको बचने का कोई चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए।
मतलब उसने कोई गलत नहीं किया होगा तो भी चांस मत दो उसको, देना चाहिए। तो देखो वो बच कब जा सकता है, पूछो कब? जब वो ये प्रूव कर दे कि एक तो उसने बहुत ट्राई किया था ऑफेंस ना हो, या उसको पता ही नहीं था ऑफेंस हुआ, या फिर गलती से हो गया। ठीक है, देखो एनी सच अ पर्सन लाइबल फॉर पनिशमेंट शॉल बी एक्सोनरेटेड फ्रॉम लाइबिलिटीज। एक्सोनरेटेड का मतलब होता है एग्जम्प्टेड, बेटा ऊपर ही मैंने हेडिंग लिखा है एग्जम्पशन। सो एक्सोनरेटेड फ्रॉम द लाइबिलिटीज एंड इंसिडेंटल पनिशमेंट। इंसिडेंटल पनिशमेंट मतलब जो साइड में पनिशमेंट लगने वाली है उसको, इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। बस उसको यह बोलना है कि उसको मालूम ही नहीं था, क्लियर है, और उसने पूरा केयर लिया था, ड्यू डिलिजेंस। इसके पहले मैंने ड्यू डिलिजेंस का मतलब समझाया था बेटा सबको, याद है? तो उसने बहुत ट्राई किया था कि वो सही तरीके से केयर करे और बोनस पे करे, लेकिन हो नहीं पाया। टू प्रिवेंट सच ऑफेंस, तो ऐसे केसेस में आप एम्प्लॉय को लाइबल नहीं करोगे। नीचे पनिशमेंट वेयर लाइबिलिटी इज प्रूव्ड। अगर लाइबिलिटी प्रूव हो गई तो देखो पनिशमेंट किस किस को मिल सकती है। Where an offense has been committed by a company and it is proved that the offense has been committed by a company with consent or conveyance or the attribute to any neglect on the part of the director, manager, secretary or other officer of the company, such a director, manager or secretary, तीन लोगों को सर्कल कर लो, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ये तीन लोग लाइबल हो सकते हैं। और अदर ऑफिसर shall also be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। अब punished accordingly तो मुझे एक बात बताओ, पेनल्टी कितनी है बेटा? वापस से जोर से बोलो, कितना है? 1000। और जेल कितना है बेटा? 6 months लेस देन इक्वल टू 6 महीने, और पनिशमेंट लेस देन, सॉरी पेनल्टी लेस देन इक्वल टू 1000। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो इसको ना। चलो यहां तक समझ में आया सबको? हाँ है ना? हाँ क्या हुआ? हाँ फाइन हर एक को, हर पर्सन को फाइन लगेगा और हर पर्सन को जेल होगी जो लाइबल है। ऐसा नहीं सबको मिलके 6 महीने, मतलब 3 लोग हैं तो 2-2 महीने कंप्लीट कर लो ना, क्लियर है? हर एक को सेपरेटली 6 महीने होंगे, ठीक है? चलो आगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा काफी खतरनाक चीज है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस सुना है किसी ने? नहीं सुना कभी? कॉग्निजेंस नहीं सुना? कांग्रेस नहीं रे निकम्मे, ठीक है, ध्यान देना। ओके, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। कॉग्निजेंस ये टर्म का मीनिंग ना मेरे को बड़े अच्छे से एक दिन समझ में आया, बहुत अच्छे से। पूछो कब? मैं ना जहां अमरावती में रहता हूं, मेरा जहां घर है, ठीक है, उस घर मतलब अब नॉर्मली तो हम ऐसे नॉर्मल लोकलाइड एरिया में रहते हैं, मिडिल क्लास वाला, और उससे नियरली 1-1.5 किलोमीटर दूर एक स्लम एरिया है, काफी स्लम एरिया है। और मेरे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स है ना, मतलब मेरे को अब दोस्त है तो दोस्तों को शो करने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती, ठीक है, तो जो है वो है। मेरे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स है ना वो स्लम एरिया से बिलोंग करते थे। अब ऑब्वियस सी बात देखना बेटा, लाइफस्टाइल में कितना चेंज होता है। हम खेलते सब लोग साथ में थे, हम खेलते कूदते साथ में थे, ग्राउंड पे जाके मैचेस खेलते थे, सब वहां पे तमाशे करते थे। लेकिन जब आप घर पे आते हो तो आपके घर के डिफरेंशिएशंस किस तरीके से होते हैं, ठीक है, अच्छे से सुना। आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल मिलती है, लिविंग मिलता है। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे बचपन में जो शाम को तो हमारे साथ खेलने आते थे, लेकिन दिन भर में वो म्यूनिसिपैलिटी के किसी स्कूल में जाया करते थे, या फिर सवेरे वो नॉर्मली साफ सफाई के काम किया करते थे पूरे सिटी में, उनको एज अ लेबर करके अपॉइंट किया जाता था। तो ऐसे भी दोस्त थे। अब उसमें प्रॉब्लम यह होता है कि जिंदगी जैसी होती है वैसा वैसा हर एक बंदा ढल जाता है। हमारे घर से हमको अच्छा एजुकेशन मिला, हम आगे बढ़ गए। अब वो बेचारे म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल, और आपको पता है म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल्स की हालत क्या रहती है, तो वो उसी माहौल में जिए। उन्होंने कोई बड़ा टारगेट उनके लाइफ में देखा ही नहीं, तो सेट कैसे करेंगे? हमने एज हमारी परवरिश देखते हुए हमने हमारे लाइफ में बड़ा टारगेट सेट किया कि नहीं, सीए हमने देखा था इसलिए हमने किया। आज तक के मेरे को ये डाउट है कि मेरे उन दोस्तों को सीए क्या होता है इसका भी मीनिंग शायद समझ में नहीं आता होगा। तो मैं जब जाता हूं अमरावती तो मैक्सिमम लोग तो ये बोलते हैं वकील बन गया। नहीं, एक्चुअली यू वोंट बिलीव, उनको एक चीज वो समझ में आती है, एडवोकेट वकील, वो उस तो भी लीगल वाला कुछ तो भी काम करता है, उतना उनको समझ में आता है, तो वकील बन गया। अब उनकी परवरिश इस तरीके से हुई, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं साथ साथ में हम बड़े हुए, तो मैं तो आ गया मेरे फील्ड में, अब मैं बड़ा हो गया, वो भी बड़े हुए लेकिन वो अलग फील्ड में बड़े हुए। उसमें से मैक्सिमम लोग झगड़े, चोरी चकारी, खून खराबा, ऐसे हरकतों में बिजी हो जाते। अब एक ऐसा ही मेरा बहुत सा दोस्त है, ठीक है, अब दोस्त चाहे कैसा रहे, दोस्त दोस्ती होता है, कुछ नहीं कर सकते। तो नहीं, ये सीधी बात है, भाई नहीं बोल सकते, बिकॉज मैंने कभी झगड़े किए नहीं उसके साथ, मतलब किए थे बचपन में, लेकिन अभी कुछ नहीं करता हूं मैं।
तो जब मैं अमरावती जाता हूँ तो मेरे जितने भी दोस्त रहते हैं, जैसे भी रहते, सबको मिलते रहता हूँ नॉर्मली। कुछ काम पे है, कुछ लोगों को काम नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो एक मेरा काफी अच्छा दोस्त है, नाम नहीं बोलूंगा, रादर थोड़ा, ठीक है। सो खास वाला दोस्त है। तो उसके साथ मतलब नॉर्मली जैसे ही अमरावती जाता हूँ तो उसको पता चल ही जाता है कि आ गया करके, तो उसके साथ मैं घूमते फिरते रहता हूँ पूरे अमरावती में ऐसे ही। तो बीच में उसके ऊपर एक हाफ मर्डर का चार्ज लगा था, ठीक है। मतलब किसी को तो भी वो चाकू वाकू मार के आया होगा एक आध दिन टाइम पास में। अब उनको समझता है नहीं। अब अगर मेरे साथ में किसी के झगड़े हो गए तो अपन टेबल पे बैठ के आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उनको समझता है नहीं। टाइम पे उसका दिमाग खराब हो गया, चाकू मार दिया। तो उसकी कोर्ट में प्रेजेंट ही थी, कोर्ट में उसकी प्रेजेंट ही थी। पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट ही लेते हैं, कोर्ट ऑर्डर प्लेस करता है कि हर हफ्ते में आके पुलिस स्टेशन में देखो प्रेजेंट ही देनी पड़ेगी। तो ये तो प्रूव कर दिया कि चाकू मार दिया, और चाकू मारने के बाद वकील को उसने हायर भी कर लिया, और वकील को हायर करने के बाद में वकील ने ये भी प्रूव कर दिया कि इसने सेल्फ डिफेंस वगैरह में चाकू मारा। तो उसको जेल वगैरह तो इतनी ज्यादा कुछ हुई नहीं, 4-5 दिन अंदर था, 10-12 दिन बाद, मतलब 4-5 दिन अंदर था, 10-12 दिन वो सेंट्रल जेल में चला गया। उसके बाद में उसको बाहर निकाल के छोड़ दिया कि बेल के ऊपर, पर प्रेजेंट ही हर हफ्ते लगाना जरूरी था, तो अमरावती के बाहर नहीं जा सकता। तो मैं गया अमरावती, और फिर वो ऐसे ही मिलने आया। अब जैसे ही पहुंचता, वो 3-4 घंटे में सब लोग मिलने आ ही जाते। तो मिलने आया, और फिर आया, बात की, खाना वाना खाया। उसके बाद बोलते चल मेरे साथ जाना है। मैं बोला क्या हुआ, क्या कहाँ जाना है? बोले कुछ नहीं, बोले वो पुलिस स्टेशन जाना है। तू लॉयर बन गया ना? बोले मैं लॉयर क्या बना? बोला बोला ठीक है चल। अब बैठा पीछे, उसके साथ गया। बोला क्या हुआ, क्या किया तूने? अब नहीं, बोले वो सी मैटर हो गया। बोला सी मैटर? अब सी पर से मेरे को एक ही मीनिंग पता है, ठीक है ठीक है। तो मैंने उसको बोला ये सी मैटर क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। तो बोला अबे वो नहीं, क्या अबे वो जिसके अंदर बेल नहीं मिलती, मतलब वो पुलिस पकड़ के लेके जाता है तुमको। मैं बस ये सी मैटर क्या होता है? अरे वो होता है, बोले एक सी मैटर होता है, एक एनसी मैटर होता है। एक सी मैटर और एक कौन सा? एनसी मैटर। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला मैंने आज तक इतना सीए पढ़ लिया, सीएस पढ़ लिया, और मेरे को सी और एनसी मैटर ही नहीं मालूम। तो फिर मैं गया उसके साथ में, फिर उसके वकील के घर पे गए। वकील के घर पे वकील को उठाया वहां से, और फिर पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी दे रही थी। तो वकील था सामने। मैंने बोला इसको पूछू नहीं पूछू, मेरी इज्जत निकाल देगा ये बैठे बैठे। मैंने वकील को पूछा क्या सी मैटर है, क्या किया क्या? तो बोले कुछ नहीं, हाफ मर्डर का चार्ज है, वो सी मैटर हो गया। बोला तू तो बता भाई सी मैटर मतलब क्या है? अरे वो नहीं, क्या वो पुलिस पकड़ के लेके जाते। मतलब वकीलों की भी हालत इतनी खराब है, ठीक है। मतलब नहीं, हाँ अच्छा खासा लॉयर होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वगैरह, उसको ये चीज पता होगी। लेकिन मैक्सिमम जो अमरावती में वो एलएलबी से लोग निकले हैं, तो कुछ होते हैं जो काम चलाऊ वकीलीगिरी करते रहते हैं। तो मैं बोला क्या होता क्या है सी मैटर? अरे नहीं, वो पुलिस पकड़ के जिसको लेके जाते हैं उसको सी मैटर कहते। बोले अल्लाह हद हो गई। अब ये गया भाई उसके साथ में, वहां पे वो साइन करनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में जाके। तो उसने रजिस्टर उठाया, रजिस्टर के ऊपर साइन की। अपन साइड में जाके आराम से चुपचाप देखते रहे। अब मेरे को वही उसको उसका तेल लेना गया, वो साला साइन कहां कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, सी मैटर एनसी मैटर क्या होता है। मैं देखा, फिर मुझे रजिस्टर में देखा, वहां पे लिखा रहता है द पर्सन हु इज बीइंग कॉन्विक्टेड इज अ कॉन्विक्टेड अंडर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर अ हाफ मर्डर। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहते हैं बेटा सी मैटर। कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्या कहते हैं? सी मैटर। मैं तब माना इसकी सी मैटर, और बोला एनसी मैटर क्या? तो तब मुझे समझ में आया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। नहीं एक्चुअली स्टोरी है, मतलब मेरे को उस दिन तक सी और एनसी मैटर का एक्सपीरियंस ही नहीं था। मुझे एकदम देखो, दो चीजें जिंदगी में होती है। एक, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मान के कोई चीज किसी और को बोलोगे। मैंने आज आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोल दिया, आप ये मान लोगे और किसी को जाके बोल दोगे। लेकिन अगर आप ये खुद जाके पुलिस स्टेशन में एक्सपीरियंस करो ना, तो आप मान के किसी को नहीं बोलोगे, आप जान के बोलोगे। समझ में आ रहा है? एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे तब फर्स्ट टाइम, मैं पढ़ा है उसके पहले कई बार था कि सी मैटर एनसी मैटर क्या होता है, लेकिन मुझे वहां जाके वो फीलिंग आया कि हाँ साला सी मैटर या एनसी मैटर ये होता है। अब देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। कॉग्निजेंस का बहुत सिंपल मतलब है। अब इसको मैं डेली लाइफ में थोड़ा सा सेट आउट करता हूं तो जाके समझ में आएगा। समझो तुम्हारे घर पे जहां रहते हो, घर के साइड में एक गली में एक ऐसे अंकल तो रहती है जो बार बार ज्ञान पिलाते रहते हैं। बोलो हाँ है ना? क्यों रे, अभी तक सीए पास ही नहीं हुआ क्या? हाँ है ना? उसके बाद में कब हुआ पास होगा? तो सीए एग्जाम कब है तेरा? हाँ है ना? और सबसे खराब सवाल, सीए कौन से कॉलेज से कर रहा है तू? हाँ है ना? अब ठीक है, एक बार एक आदमी यह सवाल पूछे तो खून करने की इच्छा नहीं होती, दूसरी बार पूछ रहे तो मर्डर की इच्छा तो हो ही जाएगी ना, ठीक है।
अब समझो ऐसे एक आधे अंकल है, ऐसे एक आधे अंकल है, समझो उन्होंने तुमको पहले दिन पूछा क्यों रे सीए कौन से कॉलेज से कर रहा है, आपने फर्स्ट दिन रिएक्ट नहीं किया, बोले क्या आदमी है, आप निकल गए। दूसरे दिन आप गाड़ी लेके बाहर निकले, दरवाजे के सामने खड़े हो गए, बता सीए कौन से कॉलेज से कर रहा है, आप फिर भी उसको ढकेल दिया, आप निकल लिए गाड़ी लेके, ठीक है। तीसरे दिन सेम अंकल आए आपके घर के सामने और जोर से चिल्लाने लगे, बता सीए कौन से कॉलेज से कर रहा है, हाँ ना। अब मुझे एक बात बताओ, उस आदमी का मर्डर करोगे या नहीं करोगे? बोलो हाँ है ना। अब देखो सीधी बात, समझो आपने किसी ऐसे अंकल का मर्डर कर दिया, आपने किसी ऐसे मैटर का मर्डर कर दिया। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो अच्छे से, मैं कंसेप्ट बोल रहा हूं। आपने अगर किसी ऐसे अंकल का मर्डर कर दिया तो आपको पब्लिक पकड़ के जेल में डाल सकती है या नहीं डाल सकती है? पब्लिक आपको पकड़ सकती है क्या, ये बताओ मुझे, बोलो हाँ है ना। या फिर उन्हीं अंकल के घर पे समझो कोई चोर चोरी करने आया, उन्हीं अंकल के घर पे कोई चोर क्या करने आया, चोरी, आपको चोर दिख गया या आपको कहीं पे भी कोई भी बंदा चोरी करते हुए दिखता है, तो आप चोर को पकड़ के पुलिस के पास दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? तो आपने सुनो, अब जरा प्यार से सुनना, बिना कुछ बात नहीं, बेटा लास्ट बेंच अच्छे से सुनो। ये जो आप एक्टिविटी करते हो ना बेटा, किसी को पकड़ के लीगलाइज प्रोसीजर में प्लेस करने की, इस एक्टिविटी को कहा जाता है कॉग्निजेंस। क्या कहा जाता है? कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब दखल लेना, एक्शन लेना, किसी के खिलाफ एक्ट करना, किसी ने एक्टिंग किया तो उसके खिलाफ रिएक्ट करना, मैं उसको कॉग्निजेंस कहता हूं। कोई मुझे चोर दिखेगा, मैं उस चोर को पकड़ के पुलिस के पास दूंगा, ये मेरा कॉग्निजेंस हुआ। ये किसका कॉग्निजेंस हुआ? मेरा। कोई अगर किसी का मर्डर कर रहा है, मैं उसको पकड़ के जेल में डालूंगा, ये मेरा कॉग्निजेंस हुआ। कोई बंदा किसी लड़की को छेड़ रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, उसको पकड़ के मैं जेल डालूंगा, ये मेरा कॉग्निजेंस हुआ। तो नॉर्मल पब्लिक के हाथ में भी बहुत सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, क्लियर है? जैसे चोरी करना, मर्डर करना, डकैती करना, बर्गलरी करना, विक्टिमाइजेशन करना, मोलेस्टेशन, दोज आर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये सब कैसे ऑफेंसेस है? कॉग्निजेबल। ऐसे केस में नॉर्मल पब्लिक भी, आप जैसे लोग भी इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकते हो, आप भी इनको पकड़ के जेल में दे सकते हो। दैट मीन्स आपने उस ऑफेंस के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया। क्या किया? बोले एक बार उसे एक्टिविटी। ऐसे ऑफेंसेस को बेटा बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन आप वही सोचो कि आपको पता चला वो जो अंकल है बार बार आपको पूछते हैं कि कौन से कॉलेज से है। समझो आपको एक दिन पता चला आप सीए आईपीसी में आके टैक्स वैक्स पढ़ लिए, और एक दिन आपको पता चला कि वो अंकल ने ना इस बार 50-60 हजार रुपए टैक्स कम पे किया है। आपको क्या पता चला? 50,060 टैक्स पे कम किया है, 1 लाख रुपए टैक्स कम पे किया है। मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता चलेगा कि अंकल ने टैक्स 1 लाख कम पे किया है, क्या आप उनको उठा के जेल में डाल सकते हो? लेके जाओ अंकल, नहीं चलना ही पड़ता, तुमने टैक्स कैसे कम पे किया, आप चलो पुलिस स्टेशन में, हाँ ना। तो आप उन अंकल को जेल में नहीं लेके जा सकते। आप उनको पुलिस के पास दोगे भी ना, तो ये पुलिस बोलेगा बेटा ये मेरी जिम्मेदारी है, ना ही तेरी ये जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं टैक्स ना पे करने के ऊपर बंदे को जेल में नहीं डाल सकता, वो असिस्टिंग ऑफिसर करेगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि टैक्स ना पे करने में बंदे को उठा के जेल में डालो, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है नहीं। तो इसे आपके हिसाब से बेटा कहा जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस बोले एक बार उसे? नॉन कॉग्निजेबल। तो सिंपली कॉग्निजेबल का मतलब यह होता है कि उस एक्ट की जो अथॉरिटी है, जैसे बोनस एक्ट की अथॉरिटी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन से ऑफेंसेस के खिलाफ प्रोसीड कर सकती है उसे कहा जाएगा कॉग्निजेबल, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन से ऑफेंसेस के खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकती उसे का कहा जाएगा नॉन कॉग्निजेबल। अब फॉर एग्जांपल बोनस एक्ट में बोनस पे नहीं किया तो आप प्रोसीडिंग कर सकते हो, लेकिन एक बात सोचो, अगर पीएफ पे नहीं किया तो क्या आप बोनस एक्ट से प्रोसीडिंग कर पाओगे? जोर से बोलो, पीएफ पे नहीं किया तो आप बोनस एक्ट में प्रोसीडिंग करोगे क्या? नहीं। तो बोनस एक्ट के लिए बोनस ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, लेकिन बोनस एक्ट के लिए पीएफ ना पे करना ये नॉन कॉग्निजेबल चीज होगी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो। सो किस ऑफेंस के खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हो उसे मैं कॉग्निजेबल कहता हूं, और जिसके खिलाफ आप प्रोसीड नहीं कर सकते उसे मैं सिंपली क्या कह सकता हूं? नॉन कॉग्निजेबल। इतना सिंपल चीज है वो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। तो जरा देखना, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मतलब पीएफ एक्ट में ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन लेगा, कौन उठा के जेल में डाल सकता है, ठीक है? तो ये चीज को थोड़ा सा पढ़ना, रेडी? साथ साथ में, रेडी? 1 2 3 बोल के क्या है? कंप्लेंट मेड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय गवर्नमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट आएगा तो गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। सिंपल। तो साइड में लिखना, any officer appointed by government, any officer appointed by government
any officer appointed by government can take a cognizance of offense, can take a cognizance of offense, but only regarding bonus, but only regarding bonus, can take a cognizance of offense, but only regarding bonus, only regarding bonus, full stop. Not for any other law, not for any other law. Not for any other law. चलो लिख लिया बड़ा, हाँ है ना। अगले कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन। अच्छा, मेरे कुछ सवाल है, पूछूं? बोलो हाँ, बोलो क्या। समझो, मेरा एक सवाल है। जैसे कल हमने देखा था कि शुभू आ गया, हाँ, शुभू दर्शन इस्पात लिमिटेड का एम्प्लॉय था, आपको तो पता ही है, हाँ है ना। अब शुभू जब दर्शन इस्पात लिमिटेड का एम्प्लॉय था, मैंने शुभू को ना एक मस्त ऑफर दिया। मैंने शुभू को बोला, एक काम करते हैं, मैं तुझको ना लमसम में 1 लाख रुपए देता हूं, तो एग्रीमेंट मेरे को करके दे दे कि इसके बाद तू कभी मुझे बोनस नहीं मांगेगा। मैंने शुभू को क्या बोला कि मैं तुझे लमसम में कितने लाख देता हूं? 1 लाख। तू मेरे साथ एग्रीमेंट कर कि तू फ्यूचर में मुझे कभी भी बोनस नहीं मांगेगा। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? चलो, उसको जितना बोनस मिलेगा उससे डबल मेरे शुभू को तेरे को 5 लाख रुपए देता हूं, चल बोनस न मांगने का एग्रीमेंट करते हैं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो अच्छी बात है ना, उसको डबल टिबल अमाउंट दे रहा हूं मैं। तू खुश है क्या शुभू? हाँ, वो तो खुश है। देखो, हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, ये कौन सा हाँ होता है? कॉन्सेंट्रेट करना, लेट्स गो। सो देखो, यहां पे एग्रीमेंट, आपने जो वचन दिया, आपने जो सोचा वही यहां पे लिखा है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैक्सिमम बोनस कितना परसेंट हो सकता है? 20%। और दूसरी बात, ये पढ़ो, रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? वेयर द एग्रीमेंट और सेटलमेंट कंटेन्स द टर्म ऑफ रिलिंक्विशिंग मतलब क्या होता है? रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना, राइट? छोड़ देना, रिलिंक्विश कर दो। रिलिंक्विश मतलब राइट, छोड़ दो। देख लिया? सो रिलिंक्विशिंग, अबे कुचिन नहीं, ना। सो रिलिंक्विशिंग द एम्प्लॉयज राइट टू रिसीव मिनिमम बोनस अंडर सेक्शन 10 शॉल बी, क्या बोले बाद उसे? वॉइड को सर्कल करो, नल एंड वॉइड को। सो शुभू के साथ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर मैं करूं तो सही होगा, गलत होगा? गलत होगा। इसके ऊपर ना बड़ा बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत। स्टार मार्क करके रखो उसको, दोनों चीजों को। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक और बात पूछनी है मेरे को। पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? मैंने ना शुभू को ना जो बोनस डिसाइड किया ना, उसके प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिसाइड किया कि शुभू जितना काम करेगा, जितनी ज्यादा चीजें बनाएगा, उसके हिसाब से उसको बोनस मिलेगा। नाउ ऐसे सिचुएशन में शुभू ने खतरनाक काम किया, खतरनाक प्रोडक्शन दिया, तो भी मैं उसको बोनस दे के अच्छा सोचा कर रहा था, ठीक है, लेट्स गो। एकदम ऐसे मन में हंस रहा है, ठीक है, ध्यान। सो शुभू ने एकदम खतरनाक काम किया, जबरदस्त प्रोडक्टिविटी दिखाई। नाउ ऐसे सिचुएशन में मैं शुभू को बोनस दे के क्या 20% से ज्यादा दे सकता हूं या 20% देना पड़ेगा? मैक्स 20%, मैक्स 20%। अगर मैं वॉलेंटरीली ज्यादा देना चाहता हूं तो दे सकता हूं क्या? लेकिन एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितना? 20%। तो देखो, उसके लिए लिखा है मैक्सिमम बोनस नॉट एक्सीड 20%, और ये बेस्ड ऑन बेटा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी क्यों ना हो। क्लियर है? तो साइड में छोटी सी चीज लिखना, इवन दो बोनस इज पेड एज पर प्रोडक्टिविटी, even though bonus is paid as per productivity, even though bonus paid as per productivity, maximum is, even though bonus is paid as per productivity, maximum is 20% as per law. Maximum is 20% as per law.
maximum is 20% as per law, and voluntarily employer can give more. फुल स्टॉप. अच्छा, ऊपर जो हमने एग्रीमेंट नल और वॉइड पढ़ा था वो याद है? ठीक है, उसी के बारे में यहां पे एक और लाइन लिखे नीचे, इफेक्ट ऑफ लॉज एंड एग्रीमेंट्स के अंदर पढ़ना जरा साथ में. रेडी, 1 2 3 बोल. क्या है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शॉल हैव इफेक्ट नॉटवेस्टैंडिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन टर्म्स ऑफ एनी अवार्ड और एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या लिखा है सर्विस. एक्ट एक सेक्शन 6 हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, कंपनीज एक्ट में. सेक्शन 6 याद है कंपनीज एक्ट का? क्या था? एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए. याद है? इसका मतलब क्या था बोल सकते हो? एक्ट हमेशा एमओए को ओवरराइड करेगा. इसके लिए मैंने आपको एक हायरार्की दिया था, अगर याद होगा तो. एक लंबा हायरार्की था. बोल सकते हो, थोड़ा रिसाइट करने की कोशिश करो. मुझे पता है कि अपन गजनी से भी थोड़े से खराब हाल में है, लेकिन कैसा याद आना चाहिए. सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में लॉ. लॉ के बाद में एमओए. एमओए के बाद में एओए. उसके बाद में रिजोल्यूशन. और रिजोल्यूशन के बाद में एग्रीमेंट. और इन सबको कंप्लाई करना पड़ता है मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को. याद आया ये वाला? अब अगर मैं कहता हूं एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, तो कहना है इसे बोनस एक्ट कैन ऑल्सो ओवरराइड एमओए एओए और एनी एग्रीमेंट. सेम चीज यहां लिखी कि बोनस एक्ट कैन ओवरराइड एनी अदर एग्रीमेंट एक्सेट्रा. तो साइड में देखो, बोनस एक्ट विल ओवरराइड एनी अदर एग्रीमेंट एमओए एओए. बोनस एक्ट विल ओवरराइड एनी अदर एग्रीमेंट एमओए एओए. बोनस एक्ट विल ओवरराइड एनी अदर एग्रीमेंट एमओए एओए. ठीक है. अच्छा, एक चीज आपने याद रखना बेटा, जो कोल माइन्स होती है ना, कोल माइन, जमीन के नीचे जो लोग काम करते हैं, थोड़ा कोल माइन का वर्किंग कंडीशन में आपको थोड़ा बता दूं तो समझ में आएगा. आप कैसे 7 दिन भी काम करो तो जमीन के ऊपर काम करते हो, 7 दिन आप सूरज देख सकते हो. लेकिन जो लोग माइन में काम करते हैं ना, वो लोग कंटिन्यूअसली कुछ तो भी 25-30 दिन काम करेंगे और डायरेक्टली 10-12 दिन की छुट्टी लेंगे. वापस 25-30 दिन काम करेंगे और 10-12 दिन छुट्टी लेंगे. बिकॉज एक बार आप माइन में घुस गए तो माइन में पूरा अंदर तक घुसने के लिए और माइन से पूरा बाहर निकलने के लिए कंसिडरेबली बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगती है. तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग माइन में काम करते हैं उनके वर्किंग कंडीशन इतने स्टेबलाइज्ड नहीं होते. तो कोल माइंस के अंदर काम करने वालों के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया है, द कोल माइन प्रोविडेंट फंड पेंशन, फैमिली पेंशन एंड बोनस स्कीम एक्ट. मतलब हमारे यहां लेबर लॉ कैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है. कौन कौन सा? पीएफ, उसी के अंदर पेंशन है, उसी के अंदर इंश्योरेंस है, बोनस अलग है, ग्रेट्युटी अलग है. कोल माइंस के केस में चारों 5 चीजें एक ही एक्ट के अंदर लिख दी है. पीएफ भी वहीं पे, पेंशन भी वहीं पे, बोनस भी वहीं पे. ग्रेट्युटी का नाम नहीं लिखा, लेकिन ग्रेट्युटी भी वहीं पीछे. क्लियर है? हालांकि ग्रेट्युटी के लिए मैं आपको अंडर लैंड काम करने वालों का एक और प्रोविजन बाद में बोलूंगा, बिलो ग्राउंड काम करने वालों का, लेकिन फिलहाल इसको यहीं पे कंसिडर करो. अब मुझे एक बात बताओ, कोल माइंस के लिए काम करने के लिए अब स्पेसिफिक कोई अगर बोनस का लॉ है, जैसे इसके अंदर लिखा है बोनस स्कीम, तो लॉ अगर उनका कोई स्पेसिफिक है कोल माइन वालों का, तो हम हमारा बोनस एक्ट उनको लगाएंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता. क्लियर है? तो लिखना, व्हेन अ कोल माइन हैव देयर ओन लॉ, when a coal mine have their own law, the bonus act will not apply. When coal mine have their own law, the bonus act will not apply. Bonus act will not apply. बेटा पीएफ एक्ट की कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी याद है क्या आपको? पीएफ की नॉन एप्लीकेबिलिटी याद है? पीएफ के नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर एम्प्लॉइज आर वर्किंग लेस देन 50 विदाउट द वेट ऑफ पावर. दूसरा नॉन एप्लीकेबिलिटी सीजी और एसजी के एस्टेब्लिशमेंट्स. तीसरा स्पेशल लॉ तो उसी में दूसरे में ही था. तीसरा क्या था? ऑन स्पेसिफिक कंडीशन और डायरेक्शन. आप पीएफ एक्ट की नॉन एप्लीकेबिलिटी को बोल सकते हो.
अगर सिक कंपनी है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, कोई सिक कंपनी है और सिक कंपनी अगर पीएफ पे नहीं कर सकती तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एग्जाम्पशन दे सकता है क्या? बोलो यस और नो। शेम टू शेम प्रोविजन यहां बोनस में दिखेगी आपको। द टू स्टेजेस दैट द गवर्नमेंट शॉल कंसिडर व्हाइल गिविंग द एग्जाम्पशन। बोनस एक्ट लगाना नहीं है, किसी को एग्जाम्पशन देना है तो दो चीजें कवर अप करो। कितनी चीजें बोले एक बार? दो। समझो आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, आपके पास समझो एखादी कंपनी, टाटा का जो डायरेक्टर था वो रोते रोते आया, आपको बोलता है कि यार इस साल के लिए कंपनी का प्रॉफिट बड़ा खस्ता हालत में है और आप बोलते हो कि लॉस के केस में भी बोनस दो, इससे तो कंपनी डूब जाएगी। या चलो मानो आपके पास विजय माल्या आ गया किंगफिशर एयरलाइंस के लिए, वो आपके पास आता है, आपको बोलता है कि यार मैंने किंगफिशर एयरलाइंस को बहुत उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो उड़ने से ज्यादा तो डूबने लग रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोल रहे हो कि लॉसेस है फिर भी एम्प्लॉइज को बोनस दो, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे केस में कंपनी के ऊपर एडिशनल बर्डन आएगा या नहीं आएगा? सो जरा पढ़ना 1 2 3 बोल क्या है? द गवर्नमेंट शॉल कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन एंड अदर रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड इट शुड बी द ओपिनियन दैट इट वुड नॉट बी इन अ पब्लिक इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन एक्ट। मतलब अगर आपने एक्ट को लगा दिया तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, इंडस्ट्री डैमेज होगी या पब्लिक को डैमेज होगा, तो आप बोनस एक्ट से उनको क्या दे सकते हो बोले बाद से एग्जाम्पशन। सिर्फ दो केसेस। पहला कौन सी चीज को क्या करना है सर्कल, वो मैं बोलता हूं। पहला फाइनेंशियल पोजीशन को बेटा सर्कल करो, फाइनेंशियल पोजीशन खस्ता है, और दूसरे ब्लॉक में पब्लिक इंटरेस्ट। ये दो वर्ड भी आप लिख दो ना, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने सही चीज पढ़ी है। क्लियर है? ये दो वर्ड लिख दो, इमीडिएटली मार्क्स मिल जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? नीचे इफ द बोनस लाइबिलिटी से, रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? इफ द बोनस लाइबिलिटी इज निग्लिजिबल कंपेयर्ड टू लॉस सफर्ड, द कंपनी शुड नॉट बी रिलीव्ड ऑफ द लाइबिलिटी टू पे क्या वाले बाजू से मिनिमम बोनस। समझ में आ रहा है? अगर आपकी लाइबिलिटी या लॉस सफर्ड बहुत कम है तो कंपनी नॉर्मली आपका बोनस पे करते रहेगी। एक केस दिया है जेके केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एक बार केस पढ़ना 1 2 3 बोलो क्या है? If losses sustained by the employer are not due to misconduct or on the part of the employees, the employee is liable to pay statutory minimum bonus. ये तो नॉर्मल है। मतलब अगर एम्प्लॉयर को लॉसेस हुआ है फिर भी हम बोलते हैं बोनस तो देना चाहिए ही चाहिए। ये तो हमने केस भी देखा है। आगे पावर टू मेक द रूल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पूरे एक्ट के अंदर रूल्स कौन बनाएगा? सीजी या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? ठीक है, अब जरा देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे वर्डिंग यूज किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कमिश्निंग के लिए वर्डिंग यूज होता है हमेशा। तो आप साथ में लिख सकते हो सीजी प्लस एजी। एजी के अंदर ऑलरेडी सीजी है ही वैसे भी, तो सीजी प्लस एजी टुगेदर कैन मेक द रूल्स। ठीक है? और रूल्स किस बारे में? तो रूल बेटा 3 चीजों के बारे में। जोर से बोलो कितनी चीजों के बारे में? 3। पहला, ग्रांटी का परमिशन फॉर अ प्रोविजन, मतलब एग्जाम्पशन अंडर अकाउंटिंग ईयर, पहला वाला। दूसरा, कौन से टाइप के बुक्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए द प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए एग्जाम्पशन। और तीसरा, पावर विच में भी एक्सरसाइज बाय किसने बोले एक बार? इंस्पेक्टर। अभी अभी हमने इंस्पेक्टर के 7 पावर देखे थे, कुछ याद है? तो उसको भी आप उसके बारे में भी रूल बना सकते हो। सो 3 चीजों के बारे में रूल, तीनों चीजें साइड में लिख के रखो। रूल कैन बी फ्रेम्ड फॉर 3 थिंग्स। रूल कैन बी फ्रेम्ड फॉर 3 थिंग्स। फर्स्ट, rule can be framed for 3 things. First, power to exempt. First, power to exempt. Second, maintenance of records. Maintenance of records. Third, power of inspector. Third, power of inspector. फुल स्टॉप। चलो समझ में आया सबको? हाँ ना? जोर से बोले सर ना? ओके, सबसे आखिरी, एप्लीकेशन ऑफ सर्टन लॉज। जो भी लॉज लगते हैं अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ वो लगते रहेंगे। एक रेसिडुअल प्रोविजन देके रखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दैट शॉल बी इन एडिशन नॉट इन डिरोगेशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो साइड में नीचे लिख देना, ऑल अदर लेबर लॉज विल बी केप्ट एप्लीकेबल। ऑल अदर लेबर लॉज
all other labor laws will still be applicable while applying the bonus act. फुल स्टॉप. चल लिख लिया सबने? हाँ है ना? एक बार मुझे बुक देना. ओके, एक बार जरा फ्रंट पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पे. सब कवर हो गया क्या? देख लो एक बार. ठीक है, पेन दो मुझे कोई भी. टिक करते चलो जो जो कवर किया है. देखो एक बार किया है नहीं किया. सबसे पहले वी हैव सीन द हिस्ट्री. बेटा बोलो हाँ है ना? वो मैप वैप दिख रहे हैं? याद आया कुछ? रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, साथ में हिस्ट्री भी हो जाएगा, साथ में बोनस भी खत्म हो जाएगा. तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 क्या बोनस था, उसकी आदत लग गई तो 1961 में कमेटी बिठाया. 65 में हमने क्या पास किया? एक्ट. पहला पार्ट कंप्लीट. प्रीएम्बल देखा है हमने? बोलो एक्ट कब से अप्लाई होना शुरू हुआ? 25 सितंबर. क्लियर है? नेक्स्ट, अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. अप्लीकेबिलिटी में मैंने आपको फैक्ट्री से एक लाइन ड्रॉ करवाई होगी. हाँ है ना? फैक्ट्री से अदर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ. ये इधर तो एब्सेंट है. कह रहे बुक किसके है? आप एब्सेंट है क्या? ठीक है. सो फैक्ट्री से मैंने लाइन ड्रॉ करवाई थी, याद है? हाँ ना? चलो तो उसको टिक कर लो. अप्लीकेबिलिटी हमने देखा 20 से ऊपर, 20 से नीचे, 10 से ऊपर, 10 से नीचे क्या होगा? अरे बोलो हाँ है ना? अगली चीज, नॉन अप्लीकेबिलिटी में हमने 4 टाइप के कनेक्शंस देखे थे. कुछ याद है? पहला वाटर कनेक्शन, दूसरा फाइनेंस, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा इंश्योरेंस अदर कनेक्शंस. याद आया? चलो टिक कर लो उसको. अगला कनेक्शंस के बाद में पीएसयू की एप्लीकेबिलिटी में 2 कंडीशन बोले थे. दैट एस्टेब्लिशमेंट इन परफेक्ट कंपटीशन विद प्राइवेट सेक्टर, और दूसरी चीज उससे 20% प्रॉफिट निकलना चाहिए. कुछ याद आया? उसके बाद में डेफिनेशन के अंदर हमने तो ऑलरेडी अकाउंटिंग ईयर का देखा है. एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सैलरी और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनेशन तो हमने कॉमन में देखे. उसके बाजू में आपके इसमें मार्किंग नहीं होगा तो आपको एकदम से लगेगा ये क्या नया नया आ गया. तो ये अगर आपको याद होगा तो चारों डेफिनेशन हमने पीएफ में साथ में दिखे. तो वहां लिखो कंपैरेटिव चार्ट फॉर द पीएफ इज ऑलरेडी, कंपैरेटिव चार्ट ऑफ डेफिनेशन विद पीएफ इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. लुक इनटू रजिस्टर. Comparative chart with the PF is already executed. Look into register. Already executed. Look into register. लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ू. एक सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन वहां रही है बेटा अवार्ड की. अवार्ड दिख रहा है सबको? व्हाट डू मीन बाय अवार्ड? एनीवन कैन टेल मी. आप खुद ही बोल सकते हो. एक बार चाहिए तो पढ़ के देखो. गो फॉर इट. कुछ समझ में आ रहा है? अवार्ड मतलब सिंपल. जब डिस्प्यूट होगा तो आपको जितना बोनस डिक्लेयर किया जाएगा वो अवार्ड होगा. क्लियर है? जो भी लिटिगेशन का डिसीजन होगा वो अवार्ड होगा. साइड में लिख दो. द डिसीजन ऑफ द लिटिगेशन फॉर पेइंग बोनस, द डिसीजन ऑफ द लिटिगेशन फॉर पेइंग बोनस इज अवार्ड. डिसीजन ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब केस. Decision of litigation for paying bonus is award. लिख लिया सबने? चलो आगे. उसके बाद में एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन नहीं आता बेटा? बोलो. अप्रेंटिस एम्प्लॉय में आता है क्या? ठीक है. और बोनस किस किस को नहीं मिलता? कल मैंने 3 केसेस बताए थे. पहला अप्रेंटिस, दूसरा मिसकंडक्ट, तीसरा फ्रॉड. कुछ याद आया? चलो आगे. उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन देखा था. कुछ याद है? उसके अंदर 2 दिए थे मैंने. एक गवर्नमेंट कंपनी. याद है मैंने बोला था एवरी गवर्नमेंट कंपनी इज अ पीएसयू, बट एवरी पीएसयू इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. बिकॉज पीएसयू बनने के लिए कितना शेयर होल्डिंग काफी है? 40%. तो वहां पे देखो 40% के डेफिनेशन में साइड में चार्ट होगा आपका, या फिर वो रजिस्टर में चार्ट ड्रॉ किया होगा तो 40% वाले साइड में लिख के रखो. रेफर अ चार्ट ऑफ पीएसयू फ्रॉम रजिस्टर. रजिस्टर में एक चार्ट होगा मैंने पीएसयू का दिया हुआ. दिख रहा है सबको? चाहिए तो साथ साथ में रजिस्टर भी चलाते रहो तो आपको पता चलेगा.
दिख रहा है CGSG का चार्ट, होल्डिंग वाला, PSU वाला, है ना? ओके, आगे बढ़े बेटा, यस और ना। सैलरी वेजेस का डेफिनेशन हमारा हो चुका है PF में ही, चलो टिक कर लो उसको। उसके बाद में 30 डेज वाला कंडीशन और वो 10,000 वाले डायग्राम में 21,000 किया क्या सबने? चलो उसको टिक कर लो। उसके बाद में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन हो चुका है आपका, उसके साइड में नोट लिखा होगा आपने लंबा चौड़ा, चलो टिक कर लो। ठीक है, अब उसके नीचे देखो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय एम्प्लॉयर करके एक हेडिंग होगा, दिख रहा है सबको? हाँ है ना? मैं चाहिए तो बोर्ड के ऊपर दिखाता हूं उसको, होल्ड। पेज नंबर क्या है वो? 3.8 ना? हाँ चलो आ जाओ। डायरेक्ट टैक्स पेएबल, अब एक्चुअली बताओ बेटा, तो ये अपने टेंशन वाली चीज नहीं है, बट फिर भी एक बार रीड कर लेता है। डायरेक्ट टैक्स के कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल, व्हाइल कैलकुलेटिंग डायरेक्ट टैक्स फॉलोइंग मैनर शॉल नॉट बी कंसिडर्ड। शॉल नॉट बी कंसिडर्ड बोला है, तो नॉट बी कंसिडर्ड को सर्कल करो। फॉलोइंग मैटर्स शॉल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में अगर आपको कुछ लॉस हुआ है डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से, तो उसको कवर अप मत करो। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल करो लॉस को, एनी लॉस इनकर्ड, फर्स्ट लाइन में। ठीक है, ये दूसरा वाले प्रोविजन को कट कर दो पूरा, बिकॉज वो कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट के पहले का है, 1965 के पहले का प्रोविजन है। ये देखो वर्डिंग लिखा है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 1965, उसको कट कर दो, कोई सेंस ही नहीं है, प्रोविजन में ट्रांजिशन है। दूसरा, एनी अरियर्स ऑफ डिप्रिसिएशन विच एम्प्लॉयर एंटाइटल टू एड टू द अमाउंट ऑफ द अलाउंस फॉर द डिप्रिसिएशन फॉर द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर और अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हम ग्रॉस प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं नहीं करते हैं? जोर से बोलो हाँ है ना? जब मैं उधर डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो मुझे डबल यहां पे ट्रीटमेंट देने की जरूरत है क्या? नहीं। नीचे, वेयर द एम्प्लॉयर इज अ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, एम्प्लॉयर चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है, वेदर एम्प्लॉयर इज रिलीजियबल और चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन टू विच प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 डू नॉट अप्लाई एंड whole or any part of the income is exempt from the tax under the income tax act, then with respect to the income so exempted, such a institution shall be treated as if it were a company in which public are substantially interested within the meaning of क्या लिखा जो से एक्ट। सिंपली कोई भी आपने सुना होगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, हम उसको एग्जाम करते हैं। यहां तक के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया तो 135% डिडक्शन भी मिलता है, कुछ याद है? ये सुनो, डिडक्शन हुए क्या आपके? 10A 10B 10C नहीं हुए ना? ठीक है, आएंगे, डोंट वरी। तो ऐसे केसेस में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी बोनस का कंप्यूटेशन प्रॉपर तरीके से रिगार्डिंग टैक्सेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, नीचे, वेदर एम्प्लॉयर इज इंडिविजुअल और HUF, where an employer is individual or HUF, then the tax payable by such an employer under Income Tax Act shall be calculated on the basis that the income derived from him from the establishment is the only क्या बोले बाजू से इनकम। इमेजिन मेरे समझो अभी 2-3 एस्टेब्लिशमेंट है, मैं क्लास भी लेता हूं, मैं CA की प्रैक्टिस भी करता हूं, साथ साथ में अगर मेरा कोई फैक्ट्री भी है, तो मैं जब बोनस दूंगा तो मेरे क्लास का, सुनो, मैं क्लास भी लेता हूं, मैं कोचिंग भी करता, मैं क्लास भी लेता हूं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, मेरा फैक्ट्री भी है। अब मैं जब बोनस दूंगा तो क्या मेरे क्लास का और मेरे प्रैक्टिस का इनकम मेरे फैक्ट्री के अंदर ऐड किया जाएगा क्या? ये चीज उन्होंने बोली है, साइड में लिख के रखो। इफ इंडिविजुअल HUF कैरीज एनी अदर बिजनेस, if individual HUF carries any other business, individual HUF carry any other business, it shall not be considered for giving bonus. It shall carry any other business, it shall not be considered to give bonus. ठीक है, नेक्स्ट, मुझे एक बात बताओ, अभी आपका IDT होना है तो ये पॉइंट भी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट सुनते हो सब जन, एक्सपोर्ट तो सुना होगा। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स कहां भेजे जाते हैं? बाहर। एक्सपोर्ट जब आप करते हो ना बेटा, तो एक्सपोर्ट के खिलाफ आपको बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है। जोर से बोलो, क्या मिलती है? सब्सिडी। तो क्या बोनस देते हो उन सब्सिडी को मैं मेरे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करूं क्या?
क्या ये सब्सिडी मुझे एम्प्लॉयज की वजह से मिली है? नहीं। तो फिलहाल आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ इतना लिख लो, व्हेन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोर्ट्स द गुड्स। जो आईडीटी हुआ नहीं है तो इसको समझ में भी नहीं आएगा क्या है, तो लिखा व्हेन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोर्ट्स द गुड्स, व्हेन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोर्ट्स द गुड्स, the rebate or subsidy received shall not be counted, rebate or subsidy received shall not be counted। वो दोनों पॉइंट के लिए लिख दिया मैंने, rebate और subsidy received shall not be counted। ठीक है, वो एक बार जब आपका आईडीटी हो जाएगा तो आपको जब एक्सपोर्ट रिबेट कंसेप्ट समझ में आएगा विशाल सर, ठीक है, तब उस चीज को आपको और क्लियरली समझ में आएगा। फिलहाल उसका बोनस में फिलहाल कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, बुक देना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। उसके बाद में पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस हो चुका है क्या आपका? बोलो हाँ है ना। उसके बाद में पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस हो गया बेटा। फिर 2 टेबल आए, वो दिख रहा है सबको? वो 2 टेबल हुए क्या, कंप्लीट किए क्या सबने? उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज, वो हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग डेज के अंदर क्या क्या कंसीडर करना है, उस चीज के ऊपर मैं आता हूं। क्लास चीजें होल्ड, आ जाओ। पेज नंबर कौन सा है? 8.10 ना, 3.10 ना। ओके, मुझे एक बार बताओ, बोनस आपको कब मिलता है? जब आपकी सैलरी कितने से नीचे है बेटा? जोर से बोलो, कितने से नीचे है? 21,000। और आपने कितने दिन वर्क किया है? 30 डेज। सवाल उठता है मैं 30 डेज में क्या क्या कैलकुलेट करूं, कौन कौन सी चीजें लू? क्या मैं 30 डेज में जितने दिन वर्क किया वो लू? बोलो हाँ है ना। जितने दिन पब्लिक हॉलिडे था वो भी लू? वो भी लू, पब्लिक हॉलिडे भी। अगर किसी लेडी ने मैटरनिटी लीव लिया है, क्या वो भी लू? उसको भी कवर करूं? हाँ है ना। ओके, एक चीज, एक काम करना, सुनो, इसके बाजू में करली ब्रैकेट करो और लिखो इट विल बी कवर्ड इन ग्रेट्युटीज एक्ट। मैं ग्रेट्युटीज एक्ट में इसके ऊपर एक पूरा आपको चार्ट दे दूंगा कि कौन कौन सी चीजें वर्किंग डेज में आती है, कवर्ड अंडर ग्रेट्युटीज एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेट्युटीज एक्ट। दोनों बोनस का और ग्रेट्युटी का एक साथ देख लेंगे वहां पे कि वर्किंग डेज में क्या क्या आता है। अगला नेक्स्ट चीज, उसके बाद में बुक देना, बुक, हाँ। उसके बाद में सेट ऑन सेट ऑफ हुआ है क्या बेटा? उसके बाद में 4th शेड्यूल वाली चीजें देखी है हमने, टेबल अगला वाला, बोलो हाँ है ना। उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट हुआ है क्या हमारा? उसके बाद में मिसलेनियस प्रोविजन में वो पूजा बोनस वगैरह दिख रहा है, थेफ्ट कर लिया, 8 साल पेमेंट, रिकवरी ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम ड्यू, सब आजू बाजू में नोट्स लिखे होंगे, लाल लाल करके रख दिए। ठीक है, ओके। उसके बाद में ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद में सभी हो गया है। ठीक है, सो इसी के साथ आपका बोनस एक्ट यहां पे क्या होता है बोले, बाजू से खत्म। ये कंसेप्ट सबको हार समझ में आया सबको? यस और नो? चलो आगे बढ़े। यस और नो? मैं सोच रहा था घर जाऊं, लेकिन आप सॉन्ग चिल्ला रहे हो। कल गाऊंगा, बोर जब करूंगा तब सॉन्ग गा दूंगा। ठीक है, अच्छा हाँ सुनो, कल का संडे है, कल आपको मेरे तरफ से छुट्टी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद अगर छुट्टी हुई, इसके बाद सुनो, अरे हाँ अपनी